नमस्कार बच्चों, फिजिक्स बाय हेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो परिनलिका क्या होती है पहले ये देखिए। बेलनाकार कुंडली को विद्युत रोधी तारों से लपेट कर बनाया जाता है, तब परिनलिका बनती है। यानी परिनलिका बेलनाकार जो कुंडली होती है इस प्रकार होती है कि उसका व्यास जो है व्यास उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है। तो ऐसी बेलनाकार कुंडली को हम क्या कहते हैं, परिनलिका कहते हैं। ठीक है, हमारी फिगर में देखिए ऐसी परिनलिका एक बेलनाकार कुंडली दिख रही है जिस पे क्या है, विद्युत रोधी तार ऐसे लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, इन विद्युत रोधी तारों को लपेट कर इनके दोनों सिरों के बीच में हम क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, इनमें धारा प्रवाहित होने लगती है और इसके अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बहुत अल्प होता है, जिसकी गणना हम नगण्य मान लेते हैं, और इसके अंदर किसी बिंदु P पर हम आज चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या मैग्नीट्यूड की गणना करेंगे। इसके पहले हम इसको देखें, आप अपने देख लेते हैं एक प्रैक्टिकली कैसे होता है। ये हमने एक बनाने का प्रयास किया है। ये बेलनाकार कुंडली है, जैसा बेलनाकार है ये, जिस पर हम क्या विद्युत रोधी तार लपेट कर इसको तैयार किए हैं। ठीक है, ये हमारा इसकी व्यास की तुलना में इसकी लंबाई बहुत अधिक हो तब यह परिनलिका की, मान लो बहुत लंबा हो इसकी व्यास की तुलना में, तब यह परिनलिका की भांति कार्य करता है। और इसके दोनों सिरों में हम क्या लगा दें, बैटरी लगा, सेल लगा दें, बैटरी लगा दें। इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगेगी, और धारा प्रवाहित होने लगेगी तो देखिए धारा कैसे बहेगी, हमेशा धन से ऋण की ओर जाती है। तो ऐसी धारा प्रवाहित हो रही तो इस बिंदु पर जाके धारा की दिशा क्या होगी, यहाँ जब यहाँ से ऐसे जाएगी तो यहाँ पर क्या होगी, धारा की दिशा क्या होगी, कागज तल के अंदर की होगी, और जब यहाँ पर आएगी तो कागज तल के ऊपर। तो यानी कागज तल के यहाँ पर कागज तल के अंदर की ओर, यहाँ पर कागज तल के अंदर की ओर दिशा रहेगी, और यहाँ पर ऊपर की ओर कागज तल के ऊपर रहेगी धारा की दिशा। तो इस प्रकार ये परिनलिका दिख रही है आपको। ठीक है, यानी इसको अगर अपन देखें तो इस प्रकार की अगर सिलेंडर है या बेलनाकार है तो उसमें विद्युत रोधी तार लपेट कर और उनके दोनों सिरों को जो बचते हैं उनमें हम बैटरी लगा दें तो ये परिनलिका की तरह भांति कार्य करने लगता है, और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र और इसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किंतु बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत अल्प होता है, तो जिसकी गणना हम क्या है ना, गण मानते हैं, और अंदर हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, क्योंकि अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, चलिए आपने देख लिया इसको कैसे बनाते हैं, अब अपन देखते हैं। ठीक है, अब इस परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र गणना करने के लिए इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर का पार्ट बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, इसको खुला बना लें तो ऐसा परिनलिका बनेगी। ठीक है, तो परिनलिका के अंदर अब देखिए इसी पर इसमें देखिए आप, अगर ये धारा की दिशा ऐसी बह रही तो देखिए धारा की दिशा है तो क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, हमारी उंगलियों की ओर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर धारा अगर हम इस पर बैटरी ऐसे लगा दे रहे हैं, यहाँ पर बैटरी हमने लगाया, देखिए यहाँ पर सेल लगा दिया है, तो ये देखिए सेल लगा है। ठीक है, तो सेल लगाया तो सेल लगाने से धारा की दिशा ऐसी हो रही है, तो इसमें क्या होगी, धारा की दिशा ऐसी, यानी यहाँ पर अपन देखा ये क्षेत्र के समांतर है तो धारा की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। ठीक है, ये अक्ष है कुछ कुंडली के अंदर, इस नलिका के अंदर ये क्या है, इसका अक्ष है, तो धारा की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस दिशा होगी, और धारा की दिशा क्या होगी, इसके लंबवत ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बिंदु इस अक्ष पर कोई बिंदु हम P ले लेते हैं। ठीक है, इस अक्ष के समीप हम कोई बिंदु P ले लेते हैं जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तो चलिए इसके चुंबकीय क्षेत्र की, इस चुंबकीय क्षेत्र पर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के पहले एक चीज़ हम थोड़ा सा रिवाइज आपको कराना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अपन ने स्थिर विद्युत में स्थिर विद्युत वाले चैप्टर में जब पढ़ा था, विद्युत में पढ़ा था, कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम का नियम का जो विकल्प होता है, एक वैकल्पिक विधि, जो कूलाम का नियम का विकल्प क्या होता है, गॉस का नियम होता है, गॉस का नियम होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर स्थिर विद्युत में अपन देखे थे, स्थिर विद्युत जो पढ़ रहे थे, आज अपन पढ़ रहे हैं स्थिर चुंबकी। ठीक है, स्थिर चुंबकी में जब चलते हैं इसमें बायो-सैवर्ट अपन ने पढ़ा, बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट के नियम का जो विकल्प होता है वो होता है एम्पियर का परिपथी नियम। क्या होता है, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम होता है। ठीक है, इस नियम को थोड़ा हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें। तो इस एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है वो क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में, ठीक है, कोई बंद परिपथ है,
एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है कि कोई बंद परिपथ है तो उस बंद परिपथ में का संपूर्ण रेखी समाकलन, मान लो बंद परिपथ में जो है उस पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण रेखी समाकलन जो होगा, रेखी समाकलन उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल धारा और चुंबकशीलता नॉट के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है कि कोई बंद परिपथ है तो बंद परिपथ में परिपथ के चारों ओर का रेखी परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र, अगर बंद परिपथ है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है B है, तो इस बंद परिपथ के चारों ओर का रेखी समाकलन जो होगा उस परिपथ में उपस्थित कुल धारा और उस चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होगा। या अपन कह सकते हैं कि कोई अगर बंद परिपथ है तो उस बंद परिपथ के जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र और उसकी किसी लंबाई का अदिश गुणनफल का रेखी समाकलन और उसमें उपस्थित कुल धारा I और चुंबकशीलता म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ये एम्पियर का परिपथ नियम कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पूरा व्याख्या नहीं करेंगे, आपको सिर्फ इस नियम को बताया है। अगर आपकी इसको गणितीय इसकी व्याख्या चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो हम इसका भी वीडियो बना देंगे। तो इस नियम का उपयोग करके हम इस धारावाही परिनलिका में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। चलिए, माना हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं बिंदु P पर, एक हम आयत ले लेते हैं, छोटा सा आयत, अल्पांश ले लेते हैं आयत का ABCD। ठीक है, हम इस परिनलिका में ले लिया। ठीक है, इस पे देखिए डॉट 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 दिखा रहा है धारा की दिशा कागज तल के ऊपर की ओर, और यहाँ पर क्रॉस जो दिखा रहा है नीचे इस साइड में, ये कागज तल के अंदर की ओर धारा की दिशा बता रहा है। हमने माना इस परिनलिका की टोटल लंबाई जो हमने माना L और कुल फेरों की संख्या क्या माने, कुल लंबाई क्या मान ली, पर लंबाई हमने माना इसकी L, कुल फेरों की संख्या क्या मान लिया हमने, फेरों की संख्या कैपिटल N। ठीक है, तब इस अल्पांश में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें तो पहले देखिए कैसे करते हैं। और इस प्रकार ये अल्पांश हम लेते हैं कि इसका जो P बिंदु है इस अल्पांश के अंदर स्थित हो। ठीक है, तब इसका रेखी समाकलन करते हैं तो B.dl का समाकलन बराबर हो जाएगा इस अल्पांश के अंदर, कौन सा अल्पांश, ABCD। हमने कहाँ लिया, इस परिनलिका के अंदर, इस प्रकार लिया कि जो इसका P बिंदु है इस अल्पांश के अंदर स्थित हो। तब क्या हो जाएगा BDL। ठीक है, BDL। ठीक है, और दिशा कहाँ से, A से B तक प्लस, ठीक है, BDL का समाकलन कहाँ से, B से C तक। ठीक है, इसी प्रकार BDL समाकलन कहाँ, C से D तक। ठीक है, प्लस B.dl कहाँ से, D से A तक, कहाँ से, D से A तक हमने समाकलन लिया। ठीक है, इस पूरे जो आयताकार का हम अल्पांश लिए हैं ABCD, इसका कुल रेखी समाकलन कैसे होगा, A से B तक रेखी समाकलन प्लस B से C तक रेखी समाकलन, C से D तक और D से A तक समाकलन करें, इन चारों के समाकलन के इक्वल होगा। तो चलिए A से B तक का रेखी समाकलन देखते हैं क्या होगा। तो इस पर देखते हैं पहले, तो A से B तक B.dl बराबर क्या होगा, इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A से B तक B.dl cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि B.dl बराबर क्या हो जाता है, B.dl cos थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए A से B की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, यानी थीटा का मान क्या है, 0 है। यहाँ पर A से B तक में जो A और B की दिशा है और इसकी दूरी हमने क्या मान लेते हैं, L। इस अल्पांश की जो A से B तक की दूरी क्या मान लेते हैं, L। तो इसकी दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है, यानी थीटा का मान 0 है। तो यहाँ cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तब इसमें क्या हो जाएगा, A से B तक BDL cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, यानी A से B B.dl
हो गया। और इस बी को क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का कोई मतलब, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ए से बी डी एल का जो मान होगा वो क्या है, एक एल के बराबर है। चूँकि दिया हमने ए बी बराबर हमने एल माना है, ए से बी तक की दूरी हमने क्या माना, एल माना है। तो यहाँ पर ए से बी डी एल बराबर क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, हमने माना है, तो ये हो गया बी एल। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, देखिए यहाँ पर ए से बी तक बी डॉट डी एल का समाकलन मिला, कितना आ गया, बी एल। कितना मिल गया, बी एल। ठीक है, इस प्रकार पुनः देखिए बी एल। अब हमने कहाँ से निकालना है, बी से सी निकालना है, बी से सी। देखिए यहाँ फिगर में देखिए, बी से अब हमने ए से बी से अब ये स्मॉल बी से सी तक चलेंगे समाकलन निकालने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए सेकंड वाले पॉइंट में, अरे इसका हम निकालें तो समाकलन बी से सी तक बी डॉट डी एल का जो मान होगा वो क्या होगा, बी से सी बी डी एल कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसमें 90 डिग्री होगा। यानी बी सी जो होगा कि ये लंब है अल्पांश, वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री बना रहा है। यानी थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री है। तो थीटा का मान जब 90 डिग्री है तो कॉस 90 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी बी डी एल जो होगा बी से सी तक वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब सी से डी देखिए, चित्र में देखिए बेटा, पुनः चित्र में देखिए, सी से डी जो है, यह जो है ये क्या है अपना यह क्या है, परिनलिका के बाहर स्थित है ये पॉइंट। तो यहाँ पर हमने कहा माना ही है कि परिनलिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान बहुत कम होता है, इसलिए हम शून्य मान लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर शून्य मान लेंगे, तब क्या हो जाएगा, यानी सी से डी तक जो समाकलन होगा बी डॉट डी एल का मान वो भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, वो भी शून्य हो जाएगा। और पुनः चलेंगे डी से ए तक, तो डी से ए से देखेंगे तो डी से ए का जो अल्पांश है पुनः चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो समाकलन डी से ए तक जब चलेंगे तो बी डॉट डी एल का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, पुनः ये क्या आ जाएगा, कॉस 90 का मान पुनः 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा देखिए, पुनः चलिए अपन इस प्रकार देखिए इसमें चलिए पहले समीकरण में चलते हैं अपन। तो देखते हैं कि बी डॉट डी एल का जो समाकलन आया वो क्या आया, बी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आ गया। तो ठीक है, इतना आ गया, बी डी एल का मान कितना आ गया, इतना आ गया। इसको समीकरण 2 कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए चूँकि ये उसका क्या कहते हैं, एम्पियर का परपथी नियम से अपन चलते हैं। तो एम्पियर का परपथी नियम से अपन जानेंगे ये बराबर क्या होता है। अब इसकी वैल्यू तो आ गई, तो अब चलते हैं एम्पियर का परपथी नियम से ये मिल गया। अब अपने इस अल्पांश में मान लिए फेरों की संख्या मान लेते हैं कि जो ए बी सी डी अल्पांश लिए थे, अल्पांश उसमें फेरों की संख्या क्या है, फेरों की संख्या जो तार के फेरों की संख्या जो है, तार के फेरों की संख्या जो है n है। ठीक है, लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी हमने माना है तार अल्पांश की ए से बी तक की यल माना है। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और टोटल लंबाई n है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। और कुल धारा कितनी I बह रही है, तो उस अल्पांश में बहने वाली अल्पांश में बहने वाली धारा जो होगी, बहने वाली धारा क्या हो जाएगी NIL। ठीक है, कितनी हो जाएगी अल्पांश में बहने वाली धारा, NI। हमने क्या माना कि अल्पांश ABCD में प्रत्येक इस मतलब परिनलिका जो है, परिनलिका की प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, और परिनलिका जो अल्पांश है उसकी लंबाई हम कितनी माने हैं, L माने हैं। तो अल्पांश में कुल जो धारा बहेगी कितनी बढ़ेगी, NLI बहेगी। ठीक है, तो इतनी बहने लगी। तो अब चलिए एम्पियर के परपथी नियम से, तो B डॉट डी एल बराबर क्या आया था, अपना आया था BL और बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NIL से। होगा कि नहीं होगा, ये किसे, एम्पियर के परपथी नियम से। यानी BDL का मान हमने BL निकाला और ये बराबर क्या होगा, म्यू नॉट NIL से। L दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो B बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट NI आ गया।
ठीक है। तो यह अल्पांश में चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। ठीक है, चलिए हम फिर से फिगर में अपन चलते हैं, अपने फिगर में दिखाते हैं आपको। ये फिगर जो है अपना इस फिगर में चलते हैं अपन। ये फिगर में यानी इस अल्पांश में जो बी का मान है वो कितना है, n म्यू नॉट n I के बराबर आ गया। ठीक है, इस अल्पांश में। अब पूरे परिनलिका में भी अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है तब हम क्या मानेंगे, चूँकि हमने माना कि परिनलिका की लंबाई क्या थी, इस परिनलिका की पूरी लंबाई क्या थी, हमने माना था कैपिटल N माना था। ठीक है, और परिनलिका की लंबाई क्या माना था, कैपिटल L माना था, और कुल फेरों की संख्या माना था N। ठीक है, तो क्या N बराबर क्या हो जाएगा, चलिए तो यानी N बराबर क्या हो जाएगा है, N इंटू L होगा कि नहीं होगा, या N बराबर से अगर हम टोटल परिनलिका की लंबाई कितनी है L है और फेरों की संख्या N है, तो टोटल जो फेरों N बराबर NL होगा, तो N बराबर क्या होगा, N/L होगा। ठीक है, तो संपूर्ण परिनलिका में धारा का जो मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो म्यू B बराबर होगा म्यू नॉट N की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N/L I। ठीक है, इस प्रकार ये समीकरण मान लो कौन सा, तीसरा, और ये समीकरण चौथा। 3 और 4 समीकरण जो है इस परिनलिका में के अक्ष पे स्थित के अंदर किसी बिंदु P पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के मान को बताते हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत सरल तरीके से हमने बताया है यहाँ पर आपको, तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना है तो हम हटा देते हैं, तो एक नोट्स बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए बच्चों, हमने ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे आपको लिखना है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। हमने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है आपको। और ये देखिए, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और इस वीडियो में भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम आने वाले वीडियो में इसका निदान कर पाएँ। धन्यवाद बच्चों।